ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से कुछ बच्चों का सवाल था पिछली क्लास में कि सर व्हाट अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ आईजीसीएसई पेपर्स, जब हम जीसीई का पेपर कर रहे थे। और आप में से कुछ बच्चे जो आईजीसीएसई वाले थे दे वर लाइक curious about this. So you can see this is the latest paper और इसकी टाइमिंग आपके पास कितनी है, 1 hour and 15 minutes. You can see that के 80 मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स में आपके पास कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी, कोई भी चॉइस नहीं होगी। आपने सारे के सारे सवाल करने होंगे, ठीक है ना। सारे के सारे सवाल जीसीई वालों ने भी करने होंगे अपने फाइनल पेपर्स के अंदर, बट वहाँ पेपर की टाइमिंग 1 hour and 45 minutes होगी। उनके पास 30 minutes एक्स्ट्रा होंगे और 30 मिनट एक्स्ट्रा होने की वजह ये होती है कि उनके सवाल में थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, उनके थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ काफी आसान टू द पॉइंट आपके पास आंसर होते हैं, तो इसमें इसका टाइम कम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 1 hour and 15 minutes आर लेस फॉर यू। You can easily solve your paper in this specific time. Okay, so let's start the paper. Just look at over here. The question number one. Question number one is saying the question is about the first 30 elements of the periodic table. You can see this. क्या कह रहा है वो आपसे भाई? First 30 elements periodic table के वो कह रहा है। तो आपने आंसर इसी में से देखना है, first 30 elements, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन बड़ी मजे की है। अगर आपको ये सवाल आते होंगे तो आपकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, इसका मतलब है। चलें, जरा मुझे बताइए, नेम द एलिमेंट व्हिच इज 78% नाइट्रोजन। ये कौन सी हो सकती है आपके पास? ये नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, जो कि आपके पास 78% ड्राई एयर का पार्ट होता है। वेरी गुड। दूसरे वाले को अगर आप देखें तो दे हैव एटम्स विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बच्चों? सोडियम। Total number of electrons are 11 over there, as this is an atom, so the number of protons and electrons are same, so it should be sodium. Is extracted from hematite ore. Hematite ore, iron. This is the ore for iron, so definitely iron is extract हो सकता है। Very good. From an oxide with a giant covalent silicon dioxide नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ सिलिकॉन लिखेंगे यहाँ पर। giant covalent structure का नाम आपके पास कार्बन। बेटे वो ऑक्साइड में जॉइन नहीं होता ना कार्बन, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में जॉइन होते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो कंपाउंड बनाए ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बनाए और फिर जॉइन कहलाए, सही। देन इज द गैस विद द स्लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अच्छा, जरा आप देखें शुरू के अगर आप 30 एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर एक क्लोरीन आ रही है और एक आपके पास आर्गन आ रही है। तो अगर आप इसका मास नंबर देखें तो इट इज समवेयर 35.5 और इसका मास नंबर अगर आप देखें तो 40। तो इस हिसाब से आप में से बहुत सारे बच्चे इसको आर्गन लगा सकते हैं, राइट? But you need to keep remember argon is a noble gas, so it is always monoatomic and chlorine is a diatomic gas. So whenever you talk about chlorine, it is 35.5 into 2 will give you 71. So the highest molecular mass of any gas in you can say that the starting part of the periodic table, which is having 30 elements. तो उसके अंदर आपके पास chlorine is the one which having slowest rate of diffusion because of the highest molecular mass. All right बच्चों? Yes. अब देखें इसके अंदर F पार्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि this is the new addition for GCE students. You can see this बच्चों, that is actually anhydrous chloride with which turns pink when water is added. तो वाटर की प्रेजेंस के लिए आपने यूज किया था कोबाल्ट 2 क्लोराइड एंड कॉपर 2 सल्फेट। तो देखें सल्फेट की तो बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है क्लोराइड की। तो क्लोराइड जो है कोबाल्ट का होता है। कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर कैन बी यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट इज ब्लू इन कलर व्हेन यू पुट इट इन द लिक्विड वेयर द वाटर इज प्रेजेंट, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिंक कलर। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. It has aqua sign which form a white precipitate when added to silver chloride. By silver chloride, silver ions. Silver ion absolutely right. Chloride, bromide और iodide के लिए होता है, और chloride जो है आपके पास क्या कलर प्रोड्यूस करती है? White precipitate. So we can write chlorine, क्योंकि वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। और form a blue hydroxide which dissolve in aqueous ammonia बच्चों, this is also the test. Copper. Very good. Copper. This is copper. Then is added to molten iron to remove impurities in the steel making process.
Oxygen. Calcium oxide. Carbon. This is oxygen, बच्चों. When you talk about the removal of carbon from the iron, जब आपके पास आयरन बन जाता है तो आप उसमें कार्बन यूज कर रहे होते हो ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में. तो जब आयरन बन जाता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज कार्बन की होती हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए आप ऑक्सीजन पास करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रिमूव हो जाए. ठीक है भाई. तो ऑक्सीजन इज यूज. वेरी गुड. Element which is used for the galvanization, बच्चों. Zinc. Always zinc. So these Zinc. all are very basic stuff to remember. ये लाजमी आपने याद रखना है. All right बच्चों. Right, sir. चलें तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं student adds aqueous large pieces of magnesium carbonate to dilute hydrochloric acid and measure the volume of carbon dioxide given off at the missing state symbols. You need to add it says symbols over here. बच्चों magnesium carbonate, all the carbonates are insoluble except sodium, potassium and ammonium, so it should be soluble. Correct, sir. And all the acids are aqueous because they dissolve in water to produce H positive ions. Then all the chlorides are soluble in water, so that's why it is aqueous except silver and lead. Water is actually liquid, carbon dioxide is actually gaseous. Right बच्चों? Right, sir. Yes. अच्छा देखें, आप में से बहुत सारे बच्चे ये बी पार्ट गलत करते हैं और बी Yes, पार्ट को आपने देखना है कंप्लीट. क्या लिखा हुआ है आपके पास? कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट ऑफ द आइंस ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड. ये देखना जरूरी है. कभी एटम की बात करता है, कभी आइन की बात करता है, तो और से देख लीजिएगा. आइन हो तो वो बनाइएगा. ठीक है. इनर शेल उसने आपको ऑलरेडी दे दी है एज अ सैंपल ताकि आप उसके हिसाब से बना सको. देखिए मैग्नीशियम आपके पास होता है, मैग्नीशियम होता है 2,8,2. राइट. तो आप अगर मैग्नीशियम की बात करें तो जब ये आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी आयन बनेगा. सो सेकंड शेल आपने यहाँ बनाना है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं. 2, 4, 6 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका चार्ज यहाँ लिखना है आपने 2+. राइट बच्चों? Yes. इसी तरह क्लोरीन जो होता है आपके पास, Yes, वो होता है 2,8,7. तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वही 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, तो इट बिकम 1 माइनस. तो देखो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ हैं. ठीक है ना, इस तरह से. और एक ये रिसीव करेगा मैग्नीशियम से, और यहाँ पर एक और रिसीव करेगा दूसरा वाला क्लोरीन मैग्नीशियम से ही. दे कैन इवन आस्क इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म. बहुत सारे पेपर्स में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, और वो बहुत बच्चों वाला सवाल है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर रहे होते हैं. मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सवाल देखकर कि आप लोग इसमें भी गलती मत किया करो भाई. ये पूछ रहा है हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आप बता सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड तो भाई आयनिक कंपाउंड है, तो ये बनेगा हमेशा ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. आप लोग में से बहुत सारे बच्चे, हर कोई नहीं करता, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, शेयरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं. भाई शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे. आप यहाँ ट्रांसफरेंस की बात करेंगे और आप यहाँ लिखेंगे दोनों एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग. तो आप बोलोगे मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स which are received by 2 chlorine atoms, each receive 1 electron. तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली बता दोगे ना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक नंबर वहां मिल जाएगा. एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, तो वो दूसरा नंबर आपको वहां मिल जाएगा. बट ये बहुत बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो मैंने सोचा आपको इसी के दौरान बता दिया जाए. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट सी. कंप्लीट. जी. अगर मैं क्लोरीन पर बस एक माइनस चार्ज लगा देता हूँ, -1 नहीं लिखता, तो मेरे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल. अगर आपके पास 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -1 ही होता है. चल सही है. Then they are saying complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of carbon dioxide. Okay, so we know that carbon having 4 electrons in the outermost shell, 1 2 3 4, and each oxygen having 6 electrons in the outermost shell. They require 2 more electrons to complete their octet, so they definitely share 2 electrons. So they share 2 electrons over here, and 4 electrons would be outside. The shared pair, it would be like this. This would be carbon dioxide. All right, bachcho. Right, sir. All right, sir. Then in the next part, you can see this. They are saying the graph shows how the volume of carbon dioxide gas changes with time. They are asking, describe how the graph shows that the rate of the reaction decreases as the time increases. क्या बताओगे भाई इसमें? सिंपल सा जवाब है इसका. आप देख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है इस लाइन का, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है. तो जब कभी भी वो इस तरह का सवाल आपसे पूछे, describe how the graph shows that the rate of reaction is decreasing with time, you can say that as the gradient of the line decreases, right? Right, sir. As the gradient of the line decreases. ये आप लिखेंगे, आपको 1 mark मिल जाएगा. All right, every one of you.
Yes, sir. Yes. देखिए नेक्स्ट पार्ट में वो Yes, कह रहा है टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए ये देखना जरूरी है, क्या बोल रहा है वो, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। कैसे पता चला आपको कि आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम as in the terms of particles? You can say that concentration of the particles decreases Decreases. or which is actually decreasing the rate of collision of the particles, right? Right, तो sir. आपके पास यहाँ पर आप अगर देखें तो एक्सेस रिएक्टेंट आपने कौन सा यूज किया है, एक्सेस आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड is in limited quantity, so you can say that कि concentration of acid particles यहाँ पर आप HCl को भी नाम लिख सकते हैं, particles decreases, therefore frequency of collision decreases, therefore frequency of collision decreases, hence the rate of reaction decreases, right बच्चों? Sir. Right, sir. Good. Okay, so third part is saying that student repeat the experiment using powder magnesium carbonate. Powder का मतलब क्या होता है कि पहले उसने मार्बल चिप्स उसमें लिखा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के चिप्स लिखे हुए थे, आप पाउडर यानी कि उसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, तो डेफिनेटली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, फास्टर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, फास्टर हो जाएगा। लेकिन आप सबने याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फास्टर होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा आप इसको। फॉर सपोज अगर मैं इसको यहाँ तक स्ट्रेट कर दूं, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये स्ट्रेट होगा, प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगी, और इसको थोड़ा सा आप क्या कर दें, स्टीपर कर दें इस तरह से, ठीक है भाई। ये जो हमने पार्ट 2 किया था, इसमें हमें लिमिटेड रिएक्टेंट का नाम लिखना जरूरी था। जी एसिड लिखना जरूरी है क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ ऊपर एक्सेस, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट के तो खत्म नहीं हो रहे ना पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसका खत्म हो रहे हैं, पार्टिकल एसिड के खत्म हो रहे हैं, ठीक है भाई। यस सर। चलें, ये पार्ट आईजीसीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये लाजमी आपको आना चाहिए, ये पेपर में बहुत आता है और 4 to 5 मार्क्स के लिए मस्ट है, तो ये वाली चीज आपको लाजमी आनी चाहिए। और ये वही चीज है जो कि मैंने आपको आपकी क्लासेस में सिखाई हुई है। सबसे पहले आपने मोल्स निकालने हैं, उसके बाद आपने रिलेशन लगाना है, और तीसरे नंबर पे आपको रिक्वायर्ड वेरिएबल चाहिए होगा। तो ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चा आईजीसीएससी का है मेरे साथ यहाँ मौजूद, वो ये 3 स्टेप्स रट ले, 4 नंबर उसको पूरे मिलेंगे। हाँ, सवाल चेंज हो सकता है, फॉर्मूलाएं चेंज हो सकते हैं, कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, बट ये 3 स्टेप्स सेम रहेंगे। यस एवरीवन, ऑलराइट? Yes. right. देखते हैं कैसे क्या लिखा है। रिक्वायर्ड वेरिएबल जो भी चाहिए होगा, यानी कि अगर आपको मास चाहिए, ज्यादातर वो मास के बारे में पूछते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में पूछते हैं, तो इनमें से कुछ भी वो पूछें तो उसके हिसाब से आप फार्मूला लगा दें। Now you can see over here, calculate the number of moles, वो खुद ही कह रहे हैं इसमें, calculate the number of moles of HCl in 25 centimeter cube of 0.4 mole per decimeter cube. तो this is mole per decimeter cube, so ये concentration और ये है वॉल्यूम। अब देखें, ये जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉल्यूम आएगा ना, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, गैस वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। सो रिमेंबर दिस, दैट नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय concentration into volume, and if the volume is in centimeter cube, so you need to divide it by 1000, right? So it would be 25 over 1000, 25 over 1000 and into 0.4। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, देखिए 0.01. 0.01। पक्की बात है, सबका यही आंसर आ रहा है भाई, देख लीजिए आप सब। Yes, sir. Yes. Then they are saying calculate the number of moles of carbon dioxide। अब आ गया रिलेशन की बात। You have the number of moles of HCl, आपके पास HCl के मोल्स मौजूद हैं, and you need to find out the number of moles of carbon dioxide। तो जो आपके पास मौजूद है और जो आपको चाहिए, उन दोनों का रिलेशन लगा लें। सबसे पहले इक्वेशन से रिलेशन कर लें। देखिए यहाँ पर 2 moles वर्सेस 1 mole है, you can say that 2 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा, and right now you have HCl के moles of 0.01। so what you need to find out, you need to find out the moles of carbon dioxide। you can cross multiply both of them, and then you can find out the value of x, which is the number of moles of carbon dioxide। so it would be 0.01 divided by 2, so I think it should be 0.005, right or not? Right, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, you sir. can see this, they are Right, sir. asking for carbon dioxide of gas है, or the volume of carbon dioxide gas। now you can apply the
फॉर्मूला होता है आपके पास, पीरियोडिक टेबल में भी लिखा होता है, 1 मोल of any gas always having 24,000 centimeter cube volume. डेसीमीटर क्यूब में बोले तो 24 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना. राइट नाउ यू हैव द नंबर ऑफ carbon dioxide is 0.005, so you need to find out the volume of this would be x, so you can send this over here, so it would be 0.005 into 24,000. check करें बच्चों क्या आंसर आ रहा है. 120. 120 centimeter cube, right बच्चों. Yes, sir. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए, आपको ये अच्छे से आना चाहिए. 3 स्टेप्स आपको लाजमी आने चाहिए. वो लास्ट स्टेप में कभी कंसंट्रेशन पूछ लेता है, कभी वो डिफरेंट चीजें पूछ लेता है, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए. चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is saying nitrogen dioxide is an atmospheric pollutant and formed in the car engines. Explain how nitrogen dioxide is formed in car engines. कैसे बनती है भाई कार इंजन में, ये बताना है. So you can say that nitrogen from air and oxygen also from air reacts together to form a nitrogen monoxide in the presence of high temperature, right? So you can say that due to high temperature in engine, nitrogen and oxygen from air combine together, right, to form nitrogen dioxide. All right, Bacho. Yes, sir. And they are asking nitrogen dioxide causes respiratory problems. State one other adverse effect of nitrogen dioxide. एक और क्या problem हो सकता है भाई इसका? Acid rain. Absolutely. Because it is acidic in nature, so it can cause acid rain. Very good. Then nitrogen dioxide emission can be reduced by addition an aqueous solution of urea to car exhaust gases. यूरिया आप ऐड कर देंगे कार एग्जॉस्ट गैसेस में, तो वो इमिशन जो है आपके पास रिड्यूस हो सकता है. द हीट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस ब्रेक डाउन द यूरिया इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच अकर व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस. हीटिंग के जरिए आप किसी को तोड़ेंगे तो नहीं, इट इज थर्मल डीकंपोजिशन. बेटा आग नहीं लगा रहे हैं हम हीटिंग के जरिए तोड़ रहे हैं, तो दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन. ओके, now they are saying one molecule of urea breakdowns to form one molecule of ammonia and one other molecule. Complete the chemical equation to show the formula of the other molecule formed in this reaction. वो कह रहे हैं और क्या बनेगा यहाँ पर, तो भाई क्या बनेगा और यहाँ पर HCNO. Let's see. आपके पास देखो भाई NH3 आपने रिमूव कर दिया है. अगर इसमें से आप यस NH3 अगर आप रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? एक तो आपके पास H बचेगा, ठीक है ना, एक C बच रहा है आपके पास, एक नाइट्रोजन बच रहा है आपके पास और एक ऑक्सीजन बच रहा है. ठीक है भाई. ये इसमें जो बच रहा है वो आप लिख दें साइड में. उसके बाद स्टेट द टेस्ट ऑफ अमोनिया गैस. एंड एज आई टोल्ड यू दैट अमोनिया इज द ओनली गैस व्हिच इज बेसिक इन नेचर. दिस इज द ओनली बेसिक गैस in your syllabus, so you can say that simple. What you need to say that you need to place, yes, you need to place red litmus paper. Place a damped red litmus paper near the gas. When you place it, it turns blue, right? क्या हो जाएगा वो? It turns blue. All right, बच्चों. Right, sir. उसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास कि आपने ये इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है. तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करने जा रहे हैं? सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें पहले तो देख लेना है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है. यू कैन सी दिस, वी हैव 12 to the 24 हाइड्रोजन्स. हमारे पास 24 हाइड्रोजन्स मौजूद है. तो 24 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप NH3 के साथ क्या लगाओगे भाई? 3 8 से 24. ये हो गया 3 8 सा आपके पास हो गया 24. ये हो गया बैलेंस. उसके बाद आपके पास आपने बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को. तो अगर आप ऑक्सीजन को देखते हो तो दीज आर 12 ऑक्सीजन्स वी हैव. 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 6 लगा सकते हो. सो इट वुड बी 6. अब नाइट्रोजन काउंट कर लें आप. दे आर 6 and 8. 6 and 8 कितने हो गए आपके पास बच्चों? 40. So 7 to the 40. All right, everyone. Right, sir. Yes. That state how the equation shows that the nitrogen in nitrogen dioxide is reduced. आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर It loses आपके पास oxygen. नाइट्रोजन रिड्यूस हो गई है? Absolutely right. You can see this.
कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सर जी बेटे। सर सी का पार्ट 2 दोबारा समझा दें प्लीज। सी का पार्ट 2 में जस्ट आपके पास जो बचा है वो आपने माइनस करके लिख दिया बेटे। आप सर NH2 ऐसे नहीं करेंगे कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लिख के फिर उसके बाद इसको बैलेंस कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आप बैलेंस करेंगी तो फिर फिर प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो आपको इसकी प्रोडक्ट नहीं पता ना। अगर आपको इसकी प्रोडक्ट पता होती, ये वो रिएक्शन है जो कि रैंडम है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जब इस तरह की कहानी होती है तो आप जस्ट माइनस करके लिखेंगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती जैसे जिसमें आपको प्रोडक्ट पता होता कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट होता, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखते और उसको बैलेंस करते। सही है। यस सर। अभी हर चीज के अंदर ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी ना, ये बात फैक्ट तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम इसको लिख देते हैं। हाँ, वो अगर मेटल कार्बोनेट होता तो यू नो दिस के यार, मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोज करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब आप लिखकर बैलेंस कर सकते थे। ठीक है बच्चों। यस यस सर। ऑलराइट। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज अ redox reaction, state the meaning of the term redox. You can say that Reduction and again. oxidation. Yeah. So reduction and oxidation take place simultaneously, right? Reduction and oxidation take place simultaneously. जब दोनों एक साथ आपके पास होंगे तो आप क्या बोलोगे कि वो redox reaction है, या at the same time भी आप लिख सकते हैं। Then 135 moles of urea is stored in the tank of a car. Calculate the mass in kg of the stored NH2, ये भी वो यूरिया ही है, NH2 twice CO। वो मास पूछ रहे हैं आपसे, तो मास निकालना मेरा नहीं ख्याल है आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम है, आप इजीली कर सकते हो ये काम। कैसे करोगे बच्चों? Moles into यस, आप कैसे निकाल सकते हैं? मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr, और मोल्स आपके पास 135 मौजूद हैं, आप इसके mr से मल्टीप्लाई करा दोगे। इसका mr कितना होगा आपके पास? 14 प्लस 2 16, 16 2s 32 प्लस 28, ये हो गया 60। एब्सोल्युटली राइट। सो ये हो गया 60। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो चेक करो कितना आंसर आ रहा है बच्चों। 8100. यस, आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 8100 ग्राम्स। ये किस में आ रहा है? ग्राम्स में। दे आर आस्किंग फॉर किलोग्राम्स, सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1000 एंड कन्वर्ट इट इनटू 8.1 किलोग्राम। राइट बच्चों? राइट सर। Yes. कन्वर्जन का 1 मार्क है आपके पास, आपने याद रखना है यहाँ पर। Then another oxide of nitrogen formed in car engines is nitrogen monoxide. A catalytic converter removes NO by reacting it with a gas formed by incomplete combustion of a fuel. Two non-toxic gases are formed. कौन सी गैस होती है बच्चों? Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, ये किसी का माइक खुला हुआ बेटे, ये कौन कौन खबरें सुन रहा है यार? बंद कर दो। चलो, अब लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेम द टू नॉन टॉक्सिक गैसेस दैट आर फॉर्म। कौन सी दो गैसेस Carbon बनती? dioxide and nitrogen. वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और नाइट्रोजन गैस बन जाती है। वाह, क्या बात है बच्चों आप लोगों की। वेरी गुड, ये हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हियर। Question number 4. The question is about chemical reactions on an electrolysis. The diagram shows an apparatus used in the production of electrical energy in a simple cell. And here we have the equation and the rest of the diagram. The zinc electrode dissolved in the electrolyte forming zinc ions. Draw an arrow on the diagram to show the direction of electrons flow. बच्चों, electrons flow कहाँ से होते हैं भाई? From positive to negative. Report से अच्छा देखो, ये जो आपके पास सिंपल सेल बना हुआ है ना, सिंपल सेल जो होता है आपके पास, वो एक्चुअली दो डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखकर बनाया जाता है। तो जब कभी भी आप जो है सिंपल सेल बनाते हैं, दो अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी लगाते हैं, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, जब दो मेटल एक साथ मौजूद होंगे ना, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। तो जिंक से आयरन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू आयरन, राइट? ये ओ लेवल्स वालों के सिलेबस में भी है? यस, ये ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है,
और बल्कि ये IGCSE के सिलेबस से भी रिमूव हो गया। लेट मी सी वन टाइम, हम एक बार इसको देख लेते हैं कि रिमूव हो भी गया है या नहीं। सिलेबस एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक भी रिमूव हो गया है ना, एंड सल्फर। बिल्कुल, देखें ये हमारे पास सिलेबस मौजूद है, हम देख लेते हैं एक बार कि हमारे सिलेबस में वाकई मौजूद है या चला गया है, अब तक हमारे साथ नहीं रहा ये इस दुनिया में। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 पे होगा आई थिंक। Here it is. Electrochemistry, you can see this. Identify the product form at the electrodes. और molten lead bromide ये हम already कर चुके हैं। Then state the metals and hydrogens are formed at cathode. ये बात कर चुके हैं। Predict the identity of the products ये भी कर चुके हैं। State the metal objects to electroplate ये भी कर चुके हैं। Describe how metals are electroplated ये भी कर चुके हैं। Identify the product form at the electrodes ये भी कर चुके हैं। Predict the identity of the products. Construct the half equations. Hydrogen fuel cell. You can see this. There is no simple cell anymore in the new syllabus, right बच्चों? Right, sir. तो इसका मतलब ये है कि अभी ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं भी है, तो इसका मतलब ये आपके पास आप ना करें भी तो चलेगा, ठीक है, ये रहा। लेकिन दूसरी बात आप अगर ये देखें तो अगर दो मेटल एक साथ कहीं होते हैं और एक हाईली रिएक्टिव होता है और एक लेस रिएक्टिव होता है, तो हमेशा लेस रिएक्टिव जो है वो सफर करता है और हाईली रिएक्टिव हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो ये बात वैसे नॉर्मली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम वाला मामला अब नहीं रहा हमारे साथ, so इसको हम खैराबाद कहते हैं। Then write an ionic equation for the reaction that occur when the zinc electrode dissolve. अब देखो आपको पता है ना इलेक्ट्रोड डिसॉल्व क्या होता है, तो और किस तरह की इक्वेशन लिखी जाती है, क्योंकि ये तो आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में पढ़ी बात, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, जिंक मेटल डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा और जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में गिर रहा होगा, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, right. And they are saying the reading on the voltmeter can be increased if either zinc or iron is replaced by any other metal. Name a metal that can replace zinc and increase the reading on the voltmeter. अब ये कोई सा भी हम कोई सा भी मेटल लगा सकते हैं which is above the reactivity series, in the reactivity series, जो कि ज्यादा ऊपर हो, ठीक है ना। Again, this is not in our syllabus anymore. Then name a metal that can be replaced iron and increase the reading on the voltmeter. और उसमें आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे चले जाएं, आप कॉपर लगा दें, आप सिल्वर लगा दें, मर्जी आपकी। फ्यूल सेल एक्चुअली हमारे सिलेबस में आ गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। फ्यूल सेल्स आर यूज्ड टू जनरेट एनर्जीज, ठीक है ना। नेम द रिएक्टेंट इन द फ्यूल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू पार्ट है। एब्सोल्युटली राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फ्यूल सेल, राइट। एंड देन नेम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल सेल। क्या आपके पास बनता है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है वाटर, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। Then electricity can be used to break down aqueous or molten ionic compounds. Name the process which uses electricity to break down aqueous or molten electrolysis. This is electrolysis. Very good. And then explain why the ionic compound needs to be aqueous or molten. So ions can move further. Yes. So the ions would be free to move, right? So the ions would be free to move. Very good, bacho, very good. Then here we have brine is a concentrated aqueous sodium chloride. Name 3 substances which are manufactured by passing electricity through the brine. So we know that जब भी आपके पास concentrated sodium chloride होगा तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, दूसरी आपके पास बनेगी क्लोरीन गैस एनोड। और क्योंकि जब ये दोनों आयंस आपके पास से चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा हाइड्रोक्साइड और सोडियम इन द सॉल्यूशन। So you can say that the remaining part of the solution would be sodium hydroxide. So these 3 are the main products of this, right bacho? Yes, sir. Yes, sir. Now they are saying when molten sodium chloride is used instead of concentrated, so which is the other element which is going to be formed over there? Sodium. So you can say that it would be sodium. देखिए उन्होंने डाइल्यूट की बात नहीं की क्योंकि हमारे सिलेबस से ये बात अब रिमूव हो चुकी है, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम इन आवर सिलेबस के भाई वो ऑक्सीजन वाला जो मामला होता है क्लोरीन के प्रेजेंस में वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो अब हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। तो डाइल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, वो चाहते तो यहाँ डाइल्यूट लिखकर पूछ सकते थे, बताएं कौन सी गैस चेंज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि क्लोरीन में जहाँ होता है वहाँ प्रॉब्लम आती है इसकी, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। जहां जहां क्लोरीन नजर आए, जहां जहां ब्रोमीन नजर आए, कोई सा भी सॉल्यूशन हो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, आप उसी को प्रोडक्ट बना दें एनोड पे, ठीक है बच्चों?
Yes, sir. Then Yes, question sir. number 5 is saying, this question is about alkanes and alkenes. Short chain alkanes and alkenes can be formed from long chain alkanes in the chemical reaction. Name the type of chemical reaction which forms short chains alkane. This is what this is cracking, right? This is what cracking. By the cracking, you can break down the long chains into the short chains, right? And this is all about the need of the market, right? It's because shorter hydrocarbons are more useful. Then they are saying decane has 10 carbon atoms. It forms ethane and ethene as the only product in this type of chemical reaction. Write a chemical equation. Decane मतलब 10 कार्बन वाला अल्केन. So ये हो गया C10 डबल के 2 ज्यादा. ये हो गया आपके पास क्या अल्केन. जब ये ब्रेक डाउन होगा तो वो कह रहे हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बनेंगी. एक इथेन और एक इथीन. तो बच्चों याद रखो, जब कभी भी आपके पास ये होगा तो आप हमेशा जो बैलेंसिंग करोगे ना वो इथीन पे ही कर सकते हो, इथेन पे नहीं कर सकते. इथेन पे बैलेंसिंग करोगे तो आपका जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. हमेशा बैलेंसिंग करो इस पे इथीन पे. तो ये इसको यहाँ 4 कर दो. 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन. तो ये हो जाएंगे 8 कार्बन्स और बाकी के 2 कार्बन्स अल्केन में छोड़ दें. तो रिमेनिंग वाले आप अल्केन में छोड़ें. अल्केन को अगर आपने डबल कर दिया तो यहाँ पर आपके लिए हाइड्रोजन बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा. तो हमेशा याद रखें अल्केन को हम बैलेंस नहीं कर सकते. नहीं, अल्केन को बैलेंस करोगे हाइड्रोजन में बैलेंसिंग में इशू आएगा फिर आपको. ओके सर. तो हमेशा आप नंबर जो है कोई भी जो वेरिएबल देंगे, कोएफिशिएंट देंगे, वो आप हमेशा किसके साथ दें? वो आप दें अल्कीन के साथ. ठीक है भाई. Then ethane reacts with chlorine at room temperature to form chloroethane and one other product. Name the other product. Hydrogen chloride. HCl. Whenever we are having substitution reaction, it is always hydrogen chloride to form. If you have chlorine to be substituted, अगर bromine substitute होता तो hydrogen bromide बनता. ठीक है, this is hydrogen chloride. Very good. उसके बाद आपके पास the state condition for this, the important condition for this UV is light. UV light, sir. Yes, absolutely right. They are saying ethene reacts with chlorine at room temperature to form dichloroethane. So only one product is formed. Yes, ये याद रखिएगा, ये important चीज है. Single product is formed या only one product is formed. ये आपके पास definition में भी पूछता है. Why this is addition reaction? Define addition reaction. So you can say that when only one product is formed. This is very important for you. सर तो कंडेंसेशन में मतलब 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. कंडेंसेशन में आपके पास there is an elimination of a molecule. चलें यहाँ आ जाते हैं. आपके पास ये एक सवाल है, आपके पास बड़ा जबरदस्त सवाल है. मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल. कुछ नए तरीके का है, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है इसके अंदर. तो जरा देखिए वो आपसे क्या कह रहा है. They are saying you need to the chemical equation for this reaction can be represented as shown. ठीक है. The energy change for this reaction, they already gave us the energy change of this reaction is 180 minus 180. Use these bond energies to solve this question. Calculate the energy needed to break the bonds. आप देखें ये वाले bonds टूटेंगे आपके पास, तभी टोटल एनर्जी आपके पास आ सकती है. आप देखें कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड है आपके पास. ठीक है. उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के आपके पास 4 बॉन्ड्स हैं और साथ साथ क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड है आपके पास. तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड की एनर्जी 610 है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की 410 into 4 आ गया आपके पास और इसकी हो गई 240. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है भाई? यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल गेट व्हाट? 2490. सर. ठीक है भाई. अब क्योंकि आपके पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो जो एनर्जी जाहिर सी बात है बच रही होगी, वो रिलीज हो गई होगी. ठीक है ना. तो अब जब इसका आप फॉर्म बनाएंगे तो ये 180 ज्यादा होगी. जब बनेंगे तो 180 एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वही एनर्जी रिलीज होगी ना. तो आप इसके अंदर क्या करें? 180 को ऐड करके 2670 बन जाएगा ये. वेरी गुड. तो ये बन गया 2670. अभी आ गया टोटल बॉन्ड की एनर्जी. यस, आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है. तो वही एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना जो एक्स्ट्रा बनी है आपके पास. तो 180 एक्स्ट्रा बनी है. तो 2490 आपके पास क्या थी? आपके पास बॉन्ड जो आपने ब्रेक किए हैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और 180 एक्स्ट्रा रिलीज हो गई. इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म हुए होंगे उसमें 180 एनर्जी ज्यादा होगी. राइट. तो बेसिकली हमसे टोटल एनर्जी मांग, वो हमसे पूछ रहा है कार्बन और क्लोरीन की एनर्जी, इसकी एनर्जी पूछ रहा है. ठीक है ना. यू कैन सी दिस इन दिस पार्ट. दे आर सेइंग कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ C2Cl बॉन्ड. अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है जिसकी एनर्जी आपके पास ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज 350. राइट. उसके अलावा आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं जिसकी एनर्जी आपके पास ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज 410. ठीक है ना. और एक आपके पास है CCl का बॉन्ड. अब CCl का जो बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है हमारे पास जो कि अननोन है, तो इसको हम 2x सपोज करें और इन सब की एनर्जी 340 आ रहा है.
यस, इन सब की एनर्जी आपके पास कितनी है भाई? इन सब की एनर्जी आपके पास आ रही है 2670। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 340। राइट बच्चों? यस सर, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये पेपर का पार्ट। जी, इसका स्टेप 3 जो भी आप ये दिखा रहे थे, इसका कैलकुलेशन जरा फिर से समझा दें। स्टेप 3 की कैलकुलेशन आप देखें, आपके पास ये टोटल एनर्जी जो है कितनी है? टोटल एनर्जी आपके पास है 2670 इस स्टेप की। अब आप देखें जरा, आपके पास कितनी बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? एक तो ऊपर अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, दिस इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास क्या है? आपके पास 2 कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड हैं, जबकि आपके पास 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर आप इस हिसाब से देखती हैं तो आपके पास हो गया कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के हो गए आपके पास 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना, और कार्बन और क्लोरीन के आपके पास हो गए 2 बॉन्ड्स, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन की एनर्जी आपके पास गिवन है 350, कार्बन और हाइड्रोजन की एनर्जी आपके पास गिवन है 410, ठीक है ना। हाँ, कार्बन और क्लोरीन हमें फाइंड आउट करना है, तो वी आर substituting x in term of this, and total energy we have 2670, we know that. तो you can solve this, आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 350 प्लस 1640 प्लस 2x इज इक्वल टू 2670, ये हो गया 1990 प्लस 2x इज इक्वल टू 2670, 2x will be 2670 minus 1990, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सही है भाई? जी सर। And which would be, स्टेप 2 में 180 कहाँ से आया? बेटा 180 गिवन है, ये देखें, ठीक है। जी सर, थैंक यू। Okay, so let's move on towards the next question. Question number 6 is saying the name of the 4 esters are listed. Esters are family of organic compounds with similar chemical properties. They can be represented by the chemical formula. This state the name given to the family of organic compounds with similar chemical properties. homologous series. Yes, इसको आप बोलेंगे क्या? Homologous series. जब आपके पास same chemical properties होगी तो आप क्या बोलेंगे? Homologous series have same chemical properties. Very good. This is a general name for the family. Explain why members of the family of organic compounds have similar chemical properties. उनके जो है similar chemical properties क्यों होती हैं भाई? Because they have same functional group. Very good बच्चों, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। Then state the name given to the formula such as this type of formula क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्कीन। नहीं, Carboxylic जनरल sorry. फॉर्मूला। कंडेंस फार्मूलाज या डिराइव्ड फार्मूलाज? दिस इज जर्नल फार्मूला, जहां आपको अरे n हाँ। की वैल्यू लिखना है वो जर्नल फार्मूला होगा, ठीक है। Then they are asking determine the value of n in butyl. 4. No, butyl में होगा 4, prop में होगा 3, तो ये होगा 4 और 3 7, Oh, sorry. right? Then all 4 of the esters in the list are liquid at room temperature. Name the technique used to separate. The technique which is used to separate the miscible liquids is always what? Fractional distillation. Yeah. You can say that it would be fractional distillation. Okay, then all 4 esters can be made by reacting different alcohols with the same substance. Name this substance and draw its structure. अब देखें, इन सब के अंदर आपको प्रोपेनोएट सेम नजर आ रहा है। Propanoic acid तो structure. ये प्रोपेनोइक जो है प्रोपेनोइक एसिड से आता है, तो यू कैन से दैट प्रोपेनोइक एसिड। और इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अब आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, पहले इसका फंक्शनल ग्रुप बना लें, उसके बाद कार्बन कंप्लीट कर दें, तो ये हो गए 3 कार्बन पूरे, एंड देन हाइड्रोजन लगा दें, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। ऑलराइट बच्चों? राइट सर। Yes, sir. अल्कोहल यूज्ड टू मेक मिथाइल Methanol, sir. मिथानॉल। यस, पहला वाला पार्ट जो होता है वो अल्कोहल को डिफाइन करता है, तो दिस इज मिथानॉल। वेरी गुड, दिस इज मिथानॉल। शाबाश बच्चों। Then we are moving toward this part again. This polyesters or the polymerization is too much important for IGCSE students. एक पहली बात मैंने आपको बताई कि आप मोल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ पॉलीमराइजेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, ये पेपर में बहुत आता है, लाजमी आता है। और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आप करेंगे किसकी सबसे ज्यादा आप मेहनत करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग पर। तो ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि पेपर का बहुत कंसिस्टेंट पार्ट है, तो आपने ये अच्छे से करना है। इट्स ओनली फॉर IGCSE स्टूडेंट्स, ठीक है। देन अदर एस्टर्स नॉट इन द लिस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज प्रोपाइल प्रोपेनोएट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर।
State the term used to describe substance with the same molecular formula but different. Isomers, sir. Isomers. Yes, you can say that they are structural isomers, right? अच्छा, एक मार्क है इसका, तो आप सिर्फ आइसोमर लिखेंगे तो भी आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। Then they are saying name two esters with the same molecular formula as propyl propanoate। अब देखें इसके अंदर 3 और 3 6 कार्बन है, तो आपको 6 कार्बन पूरे करने हैं। तो आपके पास ये क्या हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है इथाइल ब्यूटानोएट, है ना, और आपके पास एक ब्यूटाइल इथानोएट भी हो सकता है। ऑलराइट बच्चों, हमने 6 कार्बन बस आपको 6 कार्बन पूरे करने हैं। अब आप चाहे इसको लिखो मिथाइल पेंटानोएट लिख दो या पेंटाइल मिथानोएट लिख दो, आपको 6 कार्बन पूरे करने हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपके पास polyesters can be made from the 2 different molecules shown and complete the diagram to show the section of the polyester made from these 2 molecules। अब देखो, आपको नहीं आता ना ये बनाना, कोई इशू नहीं है, आप सिंपल याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH प्रोवाइड करता है और अल्कोहल अपना हमेशा H प्रोवाइड करता है। तो आपने करना क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे ना? नहीं, उसको छोड़ दो, वाटर मॉलिक्यूल्स को अभी फिलहाल छोड़ दो। आप देखो उसने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला, आप स्ट्रक्चर बनाओगे अभी पहले, ठीक है। आप देखें जो कलरलेस वाला है डब्बा आपके पास, ये जो बॉक्स है इसके दोनों तरफ O लगा हुआ है, तो आप क्या करें, जो कलरलेस वाला है इसके दोनों तरफ आप O लगा दें, ठीक है। और अगर आप कलर्ड वाले को देखते हैं तो कलर्ड वाले के दोनों तरफ आपके पास क्या लगा हुआ है बच्चों, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है आपके पास। तो जो कलर्ड वाले आपके पास बॉक्सेस हैं इसके दोनों तरफ आप क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ये हो गया आपके पास एक काम जो आपने करना है। अब इनको आप क्या कर देंगे, आप इनको कनेक्ट कर देंगे। तो इनको आप कनेक्ट कर दें तो ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। ये एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाना जरूरी है, एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाना बहुत जरूरी है। वो ब्रैकेट लगा के N लिख सकते हैं? देखो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक्सटेंडेड बॉन्ड जरूरी है, ठीक है। ओके सर, ब्रैकेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाले एक्सटेंडेड बॉन्ड का नंबर है। जी। अगर वो आपसे पूछता है वेयर व्हाट इज दिस इज, और ये आपसे बोल सकता है कि डिफाइन एस्टर लिंकेज और सर्कल अराउंड एस्टर लिंकेज, तो देखिए ये एस्टर लिंकेज होता है, ये एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है, ये सारे एस्टर लिंकेज है। तो आप किसी में से भी एक पे सर्कल बना सकते हैं अगर वो पूछे तो, ठीक है। एंड देन दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जो फंक्शनल ग्रुप से हुई है, और फंक्शनल ग्रुप वाली पॉलीमराइजेशन हमेशा कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्या कहलाती है बच्चों, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और अगर आप इसका नाम लेना चाहें तो दिस इज आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर, तो इसका नाम आप टेरेलीन बोल सकते हैं। अब हमारे सिलेबस में एक और ऐड है, इसको हम बोलते हैं पैट, तो आप पैट का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, यस सर। तो यू कैन सी दिस, कितना आसानी से आपने ये कर लिया। हमने 7:25 पे ये पेपर स्टार्ट किया था एंड राइट नाउ इट इज 8:10। तो आपके पास तकरीबन मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपको पेपर करके दे दिया है कितनी देर में, जस्ट फॉर मेरे ख्याल से 50 मिनट्स और 45 मिनट्स में। तो आपके पास 1 आवर एंड 15 मिनट्स का टाइम बहुत है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है अपने आंसर्स अगर लाजमी चेक करें मार्किंग स्कीम से, और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर भी पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ऑलराइट बच्चों, सर एक क्वेश्चन है जी बेटे।